अगर आपने अभी तक रमज़ान से पहले घर की डीप क्लीनिंग नहीं की और ना ही फूड प्रिपरेशन के लिए कुछ आपने रेडी किया है और आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ और जिससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आपको अपने घर की क्लीनिंग शुरू करनी चाहिए, फूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्दो आज की वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पिछली वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, लेकिन मैं एक पूरी समरी आपके सामने पेश कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोज़ को फॉलो नहीं किया और उन्होंने घर की कुछ प्रिपरेशन नहीं की रमज़ान से पहले। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई लोग मेरी वो वीडियोज़ देख चुके हैं और फर्दर इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज से पहले पिछले पूरे वीक में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग की, ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग की, इसके अलावा मैंने फूड प्रिपरेशन की और किचन की क्लीनिंग की, बहुत कुछ शेयर किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ मिस कर दी और आपके पास टाइम नहीं है, तो आज की वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और मैं एक कंप्लीट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस किस तरह मैंने अपनी सारी प्रिपरेशंस की हैं। तो देखें, मेरे लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, मैं कोई भी इवेंट आने वाला होता है, कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला होता है, मैं हमेशा से पहले एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं, मुझे क्या-क्या शॉपिंग करनी है, मुझे काम कहाँ से शुरू करने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब भाई आप एक प्लानर तैयार कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उससे आपका काम ना आसान हो जाता है। फ़ारिग बैठकर आप जब ये चीज़ें प्लान करते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं और बहुत से पॉइंट्स पर आपकी नज़र पड़ जाती है। तो इसी तरह घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई ओकेजन हो या कुछ भी हो, मेरा काम ये होता है सबसे पहले मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ उस इवेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। अगर आपने रमज़ान से पहले क्लीनिंग करनी है, तो कोशिश ये करें कि 1 हफ़्ता पहले सारी क्लीनिंग जो है शुरू कर दें। आप एक-एक दिन भी एक-एक काम पकड़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ऑल्दो मेरे पास ऑल टाइम हाउस हेल्प है। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो आप फिर रमज़ान से 15 डेज़ पहले प्रिपरेशन शुरू कर दें। पिछले सालों में जब मेरे पास कोई हाउस हेल्प एज़ सच नहीं होती थी, तो मैं 15 डेज़ पहले काम शुरू कर देती थी और आहिस्ता-आहिस्ता अपने काम करती रहती थी। उनको डिफरेंट डेज़ में डिवाइड कर लेती थी। जो काम पहले ज़रूरी होता था, मैं वो करती थी और आहिस्ता-आहिस्ता मैं सारे कामों को किसी न किसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर चलती थी। सो यहाँ पर मैंने अपने जो घर की क्लीनिंग है ना, वो तकरीबन 2.5 डे में की थी। सबसे पहले हम लोगों ने पर्दे उतारे घर के, और क्योंकि ये धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। पर्दे उतरते तो फिर ही सफाइयाँ शुरू होती। पर्दे भी काफ़ी गंदे हो गए थे। मैं साल में 3 दफ़ा तो एटलीस्ट अपने पर्दे धो लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पर्दे उतारने का काम किया, ताकि पर्दे उतर के मैं धो लूँगी और इनको मैं फिर पैक कर दूँगी, जैसे जितने दिन भी सफाई को लगेंगे। मैंने जैसे बताया 2.5 दिनों में सफाई की, तो मुझे तो इनको पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपने काम स्लोली करना है, डे बाय डे करना है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पहले एक कमरा पकड़ लें, फिर दूसरा कमरा पकड़ लें, फिर तीसरा कमरा पकड़ लें, इस तरह। मैंने एक-एक पोर्शन एक-एक दिन में किया, क्योंकि मेरे पास हाउस हेल्प थी और मैं खुद भी साथ लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे काम ही किसी दूसरे बंदे पे मैं थोप दूँ, ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारा किया और मकसद यही होता है कि सबसे पहले पर्दे उतर जाएँ, तो फिर दीवारें हम झाड़ लेंगे, हम जाले वगैरह उतार लेंगे। फ़र्दर इसके ऊपर डस्ट नहीं पड़ेगी और जब तक हमारी क्लीनिंग होगी, तो हम शाम तक पर्दे भी ड्राई हो जाएँगे या वेरी नेक्स्ट डे पर्दे ड्राई हो जाएँगे, तो हम अपने पर्दे लगा लेंगे। तो ये ऊपर वाले पोर्शन के पर्दे बने थे, दोनों रूम्स के मैंने एक साथ ही उतार लिए थे। लॉट्स बना लिए थे कलर वाइज़ और उनको मैं वन बाय वन धोती रही। जितनी देर में हमने पूरे पोर्शन की सफाई की, उतनी देर में मेरे जो कर्टन्स थे, उनके भी 3 लॉट्स जो हैं बड़ी आसानी से धुल गए। धोने के लिए मैंने इनको मेरे वाइट पर्दे थे 4, जिनको मैंने ब्लीच यूज़ किया, सर्फ़ यूज़ किया और साथ में मैंने जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है, कंडीशनर होता है, वो यूज़ किया था। बाकी जो कलर के पर्दे थे, उनके अलग-अलग सेक्शंस बनाए और उनको सिर्फ़ डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर में मैंने उनको या सॉफ्टनर में मैंने उनको धोने के लिए लगा दिया था। मीनवाइल मैं दीवारों के जाले वगैरह उतारती रही। ये बहुत ईज़ी हो जाता है, बड़ा कन्वीनियंट है। इस तरह के ब्रश के साथ, ये तो हर घर में होता है मेरा ख़्याल है। तो इसके साथ बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। तो साथ-साथ हुसैन भाई जो मेरे पास हाउस हेल्प होते हैं,
उन्होंने वो एक काम कर रहे थे, लाइक वो पर्दे वगैरह उतार रहे थे और विंडोज़ को क्लीन कर रहे थे, या जिसे कहते हैं कि पंखों को क्लीन कर रहे थे, तो मैंने सारे जाले उतार लिए। एक दफ़ा जब भी हम काम करें, मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले छतों से आपने शुरू करना है, छतें साफ़ करनी है, उनके जाले उतारने हैं और उसके बाद उनके आपने फैंस को क्लीन करना है। उसके बाद आपने दीवारों की तरफ आ जाना है और विंडो की तरफ, दीवारों में विंडोज़ होती हैं, तो हमने सीक्वेंस से लेकर काम चलना है। मुझे पता है कि मेरी बोथ होम मेकर्स को पता होगा, लेकिन ये मैं उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो नहीं है अभी घर गृहस्थी में, उनके लिए ये बातें बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पानी में विनेगर डाला और उससे हमने विंडो साफ़ की। विनेगर जो होता है ना, वो शीशे को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। अगर आपके घर में क्लीनर नहीं है, विंडो क्लीनर, तो आप पानी में स्प्रे बॉटल में भी डालकर विनेगर और आधा पानी आधा विनेगर डाल के आप एक बहुत अच्छा ग्लास क्लीनर बना सकते हैं, जिससे आप शीशे और ये विंडोज़ के ग्लास साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे पानी की बकेट में ही थोड़ा सा सिरका ऐड कर लिया था, ताकि जो विंडोज़ है ना वो अच्छे से धुल जाएँ, और विंडोज़ के नीचे जो आपको पता है स्लाइडिंग विंडोज़ के नीचे जो जगह होती है, हम उसको भी हमने अच्छे से पानी बहा के साफ़ कर लिया था, क्योंकि हमने घर को धोना है। दैट्स वाई हम लोगों ने फिर ये विंडोज़ भी धो दी थी, क्योंकि डेली मैं घर को नहीं धो पाती, बहुत यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, पानी हम बहुत ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करते, और ये घर भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है कि फिर पानी को हम ज़ाया कर भी नहीं सकते। तो विंडोज़ भी हमारी हो गई, वॉल्स हो गई, छतें हो गई। उसके बाद मैंने फर्नीचर पकड़ लिया। अब सारी डस्ट जितनी आनी थी फर्नीचर के ऊपर आ गई, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी थॉरोली। मैं तकरीबन अपना जितना भी फर्नीचर है उसको साफ़ करने के लिए सोडा, विनेगर और थोड़ा-सा लिक्विड जो होता है बर्तन धोने वाला, मैं उसका एक लिक्विड सा बनाती हूँ और उसमें पानी ऐड करती हूँ, और किसी भी अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं अपने फर्नीचर को साफ़ करती हूँ। ये जो आप बनाते हैं मिक्सर, इससे हर तरह का फर्नीचर साफ़ हो जाता है। इससे आपका पेंटेड फर्नीचर, मेरा क्योंकि सारा ही फर्नीचर जो है वो डीको पेंट का है, 3 बेड हैं, तीनों ही पेंट वाले हैं। तो इससे जो आपका होता है ना, हम जो आम फर्नीचर, जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, वो मुझे नहीं आइडिया कि इससे साफ़ होगा कि नहीं। वैसे साफ़ तो इससे भी हो जाएगा, ये इतने कोई हार्श केमिकल्स तो हैं नहीं, ये सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर फर्दर आप अगर ऑयल लगा लें या फिर पॉलिश कर लें, तो आपका फर्नीचर पुराना भी नया जैसा हो जाएगा। तो ख़ैर इस जो लिक्विड है, इससे आपका वुड का फर्नीचर साफ़ हो जाता है, पेंट वाला फर्नीचर साफ़ हो जाता है, इससे आपकी लेदर का फर्नीचर साफ़ हो जाता है, वेलवेट का फर्नीचर साफ़ हो जाता है, हर तरह का फर्नीचर इससे साफ़ हो जाता है। सो आप इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, और मैंने भी बहुत अच्छे से इसकी पैडिंग और जितनी भी डिज़ाइनिंग बनी हुई है, सबको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। एक-एक दफ़ा हम इससे साफ़ करेंगे और एक-एक दफ़ा हम सादे पानी से साफ़ करेंगे, ताकि ये जितना भी विनेगर है, सोडा वग़ैरह है जो लगा हुआ है इसके ऊपर केमिकल, वो भी अच्छे से ज़रा वाइप हो जाए, तो कोई आपका फर्नीचर डैमेज ना हो जाए किसी भी तरह से। वैसे होगा नहीं इससे, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात के तौर पर मैं हमेशा सादे पानी वाला कपड़ा भी ऊपर लगा लेती हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। इवन इसी जो मिक्सर है ना, इससे वॉल्स भी आपकी बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती हैं। जैसे बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं, गंदे पाँव लगा देते हैं वॉल्स पे, हो ही जाता है बच्चों वाले घर में, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इससे ना वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती हैं। तो क्योंकि कमरा जितना मर्ज़ी साफ़-सुथरा हो, दीवारें साफ़ ना हो, बहुत उलझन, मुझे तो बहुत उलझन होती है। ख़ैर मेरे बच्चे छोटे बहुत हैं, वो बहुत गंदी करते हैं दीवारें, स्पेशली ये जो 2 छोटे वाले बच्चे हैं। सो यहाँ पर मैंने सारा फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल्स हो गए, फिर मेरी जो साइड टेबल्स हैं वो हैं, इसके अलावा बेड की बैक साइड है, इसके अलावा पैंदो वाली साइड पे जो बोर्ड आता है, मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। ओवरऑल सारे फर्नीचर को मैंने इससे साफ़ कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने जितनी भी वॉल्स थी वो साफ़ की। जैसे हुसैन भाई बड़े बड़े काम कर रहे थे, जो उनके करने वाले काम थे वो कर रहे थे, और छोटे मोटे काम मैं कर रही थी। इसी तरह इससे स्विच बोर्ड भी आपके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा आपने अगर स्विच बोर्ड्स कभी साफ़ करने हो, तो जो नेल रिमूवर होता है ना, उससे भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं स्विच बोर्ड्स ना, चाहे जितने ही मैले हों। इसके अलावा ये जो वॉल्स हैं, इस पे चॉकलेट के दाग लगे हुए थे 1-2 जगह, वो मैंने साफ़ किए। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी हद तक अपनी वॉल्स को भी क्लीन कर लिया था। स्पेशली जो बहुत प्रोमिनेंट होने वाले दाग थे ना, उनको मैंने साफ़ कर लिया था, ताकि एट लीस्ट वो एक बैड इंप्रेशन ना पड़े। छोटे-मोटे दाग तो फिर भी छुप जाते हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े प्रोमिनेंट जो चीज़ें थी ना, मैंने उनको काफ़ी हद तक क्लीन करने की कोशिश की। साथ ही साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम में बहुत अच्छी सक्सेसफुल भी हो गई थी, कि ओवरऑल पूरा घर बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। सोफ़ों को ज़रूरत नहीं थी, सोफ़ों को मैंने
कुछ मंथ्स पहले ही बहुत अच्छे से साफ़ करवाया था और उन तब से मैंने इनके ऊपर कवर ही डाले हैं और कवर का मैंने जिसे कहते हैं कि लापरवाही नहीं की, दैट्स वाई सोफ़े बहुत क्लीन थे, तो मैंने उनको साफ़ नहीं किया। हाँ, मैंने अपने रूम की चेयर जो इस रूम में पड़ी होती हैं, वो मुझे थोड़ी-सी मैली लगी थी क्योंकि उनके ऊपर कवर्स नहीं होते, तो वो मैंने साफ़ करवा ली थी। ओवरऑल दीवारें, छतें, विंडोज़ और फर्नीचर सब कुछ साफ़ हो गया था। फिर हमने धोने का काम शुरू किया, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है? तो ऊपर का मैंने एक अलग दिन में ये सारे काम किए थे और इसी सीक्वेंस से किए थे। इसी तरह नीचे के भी काम इसी सीक्वेंस से किए थे और वो एक अलग दिन किए थे। उसके बाद जो मुश्किल काम है ना वो है धोने वाला। ऐसा तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस घर में ना पानी की निकासी अच्छी नहीं है। कभी थोड़ा-थोड़ा पानी हर जगह जमा होता रहता है, तो फिर 2 लोगों को लगना पड़ता है। एक बंदा जो है वो रफली वाइपर फेरता है और दूसरा बंदा फिर नीटली पीछे से फेरता है। तो वो थोड़ा-सा ट्रिकी काम है। ख़ैर वो हो जाता है। जब सारी साफ़-सफ़ाई हो गई तो उसके बाद मैंने सारी बेडिंग्स चेंज की थी, मैंने बेड के कवर्स चेंज किए थे जो मैट्रेस कवर होते हैं। तो मेरे पास ना तकरीबन 2-2 हैं मैट्रेस कवर, तो मैं फिर जब एक धोना होता है तो दूसरा बिछा लेती हूँ इस तरह करके ना। तो ये वाटरप्रूफ हैं, ये वाले फिर मैंने बिछा लिए थे फाइनली, ज़्यादातर यही मैं बिछाती हूँ। वो तब बिछाती हूँ जब मेरा धुलने वाला ये वाला हो तो फिर उन दिनों में मैं फिर बिछा लेती हूँ। सो मैंने सारी बेडशीट्स वग़ैरह भी चेंज की थी क्योंकि वो भी गंदी हुई थी और मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि मैं फाइनली जब सफाई करूँगी फिर मैं सारी बेडशीट्स जो हैं वो चेंज करूँगी। तो यहाँ पर भी देखा आपने, नीचे भी मैंने जो मैट्रेस कवर है वो बिछा दिया था और अब ऊपर वाले बेड पे भी मैं मैट्रेस कवर बिछाऊँगी और अपना जो भी बेडिंग है वो चेंज करूँगी। तो घर प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फ़र्श वगैरह भी धुल गया था, सारी साफ़-सफ़ाई हो गई थी और वॉशरूम्स तो ऑलमोस्ट धुलते ही हैं और तकरीबन जब भी धुलते हैं अच्छे से धुलते हैं या एटलीस्ट वीकली बेसिस पे एक दफ़ा थोरोली वो क्लीन हो जाते हैं, अच्छे से मैं करवा लेती हूँ। तो वो मुझे ऐसा जो उनकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वॉशरूम की विंडोज़ होती हैं जो नेग्लेक्ट हो जाती हैं तो वो मैं कभी करवा लूँगी। इस बेड के लिए मेरे पास स्पेयर जो है मैट्रेस कवर नहीं था तो वो मैंने नहीं बिछाया और बाकी ये कि मैंने फिर इसका रुख़ चेंज कर दिया। ऐसे मुझे लगा कि मुझे रुख़ चेंज कर देना चाहिए तो मैंने कर दिया था और इसकी भी मैंने बेडशीट बिछा ली थी। सारे कमरों में उनकी थीम के हिसाब से ही मैंने बेडशीट्स रखी होती हैं जो कि बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे ये इस रूम की थीम है व्हाइट एंड पिंक, मेरे बेडरूम की थीम है वाइट एंड ब्लू और जो नीचे गेस्ट रूम है उसकी जो थीम है वो है वाइट एंड ग्रे। तो ओवरऑल मैं इसी किस्म की बेडशीट्स बिछाती हूँ तो एक आंखों को ना देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है, बड़ा एक सीक्वेंस सा फील होता है। तो बाकी जो हैं पिलो कवर्स उनको मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनके भी जो मैंने नीचे नीचे, एक तो होता है ना बाज़ार से जैसे पिलोज़ मिलते हैं, उसके ऊपर मैं एक एक रफ़ कोई पुराने पिलो कवर्स बिछाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं रूटीन की जो भी बेडशीट्स होती हैं वो बिछाती हूँ। यहाँ पर मैं वो भी चेंज कर लेती होती हूँ अक्सर और अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया। उसके साथ ही साथ मैंने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, मेरे पास प्लांटर्स थे, छोटे-छोटे पॉट्स थे, उनको भी वॉश कर लिया था ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए मेरा सब कुछ और एक ही दफ़ा ना सारी साफ़-सफ़ाई हो जाए। तो लाइक मैंने हेड टू टो अपने पूरे घर को नीट एंड क्लीन कर दिया था। एक-एक चीज़ की डस्टिंग हुई है, एक-एक चीज़ साफ़ हुई है, जो धोने वाली चीज़ थी उसको मैंने धो लिया। ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी जब मैंने सफाई की थी, जब हुसैन भाई फर्श वगैरह धो रहे थे, जो वो काम कर रहे थे, उसके दौरान ही मैंने फिर इनको भी वॉश कर दिया था ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। इस सारे प्रोसेस में मैंने अपनी बच्चियों को भी साथ लगाया, इनके साथ भी कुछ ना कुछ मैंने इनकी इन्वॉल्वमेंट रखी ताकि, क्योंकि इनको इन दिनों में छुट्टियाँ थी तो ताकि ये जो है ना एक तो बिज़ी भी रहें, दूसरा ये कि इनको भी थोड़ा बहुत काम करना आए, ये भी थोड़ी इंसान बने। बिल्कुल आजकल के बच्चे जो हैं ना वो टीवी और मोबाइल वगैरह से निकल ही नहीं पाते, तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में रखा करें ज़रूर। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी मैं अपनी अम्मी के साथ इस तरह के काम किया करती थी, तो मुझे इसी वजह से फिर अम्मी का बिल्कुल जैसे मैं एक जिसे कहते हैं ना परछाई, तो मैं समझ लें अपनी अम्मी की परछाई हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम बहुत स्पेंड किया। मेरी बड़ी सिस्टर ने नहीं किया टाइम स्पेंड, तो वो मतलब उनके तौर तरीके मेरी अम्मी जैसे या मेरे जैसे नहीं है, वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने भी सीखा जब जैसे उनकी शादी हुई। तो ये ओवरऑल घर की लुक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है आफ्टर क्लीनिंग। एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन थी और ये जो मेरे ब्लैंकेट्स होते हैं ना, इनको मैं ना जिस दिन अच्छी से धूप निकले ना मैं लाजमी तौर पर धूप लगवा लेती हूँ, फ़ायदा हो जाता है। बेशक ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कुछ ऊपर गिरा दिया हो या फिर उनका डायपर वगैरह, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनको ना मैं सोचती हूँ कि जैसे हर चीज़ पे डस्ट आ जाती है, हर चीज़ में स्मेल पैदा हो जाती है, तो ये ब्लैंकेट्स वगैरह में भी हो जाती है, तो हफ्ते में एक दफ़ा या एटलीस्ट 2 हफ्तों में एक दफ़ा तो मैं लाजमी तौर पर इनको धूप लगवा लेती हूँ। सो
ओवरऑल ये लुक है। और अब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। जहाँ-जहाँ मैट्स थे मैंने वो मैट्स भी धोए, मैट्स कुछ चेंज भी किए। तो ओवरऑल हर चीज़ ही नीट एंड क्लीन की और साथ ही साथ मैंने कबर्ड और अपने ड्रॉर्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था पहले ही। तो इस तरह मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी जिसको मैं फ़ॉलो करती गई और जो-जो काम होते गए उनको मैं चेक करती रही कि ये काम हो गया है और ये डन हो गया। तो इस तरह करके। और कारपेट जो है मैं आजकल बिछा नहीं रही, इस वज़ह से कारपेट सिर्फ़ एक ही धोने वाला था, वो मैंने धुलवा लिया था। या एक ऊपर होता है, वो मैं बहुत कम धुलवाती हूँ, उसके ऊपर मैं ज़्यादातर शीट बिछा के रखती हूँ, तो उसको ऐसे धोने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से जो कारपेट का काम था ना, वो भी शुक्र है कम था, क्योंकि ये जो गैरेज है ना, ये इतना बड़ा नहीं है मेरा, वो जो दूसरा कारपेट है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये यहाँ पर सीनरीज़ मैंने ऐड की हैं, ये क्योंकि यहाँ पर वायर्स नज़र आती थी, वो जो बहुत बुरी लगती थी। तो कभी यही सोचती रही कि मैं यहाँ पे ग्लोब लगा के कोई अच्छे से लैंप लगा के ला के लगाऊँगी, लेकिन वो कभी हो नहीं सका। तो फिर मैंने यहाँ पर ये सीनरीज़ ही लगा दी हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी। टेबल क्लॉथ को भी मैंने प्रेस किया, क्योंकि ये प्रेस किए बगैर अच्छा नहीं लगता, और फिर मैंने इसके ऊपर बिछा दिया। टेबल का भी इंशाल्लाह ताला अब मैं कुछ ना करूँगी अनकरीब क्योंकि इसकी वजह से ना मैं बहुत एम्बैरेस होती हूँ। थोड़ा-सा ख़राब हो गया, इसकी चेयर्स की जो शीट है वो ख़राब हो गई और टेबल की टॉप भी ख़राब हो गया। एनीवेज़ मेरे जितने भी सारे काम थे मैंने सीक्वेंस वाइज़ सारे कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद मैंने तैयारी कर दी थी किचन की क्लीनिंग की, किचन की डीक्लटरिंग की और फूड प्रिपरेशन की। तो उसके लिए भी मैं आपके साथ जो टिप्स हैं वो यही शेयर करूँगी कि सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि किचन में ना क्लटर जमा ना होने दिया करें। जो भी कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ है जो कि आपने 1 या 2 साल से यूज़ नहीं की, तो उसको प्लीज़ डिस्कार्ड कर दें या उसको किसी ऐसे पर्सन को दे दें जिसको उसकी ज़रूरत हो। एक बात। दूसरी ये बात है कि कोशिश किया करें मिनिमल चीज़ें अपनी लाइफ में रखा करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा ना किया करें, ताकि आपको धोना, उनको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही आसान लगे। जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें होंगी, आप उतने ही ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा उनको समेटना, उनको सँभालना और उनको साफ़ करना। और इससे ये होगा कि आप सोचेंगे कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कम से कम चीज़ें होंगी ना, तो आप उनको धोना, उनको साफ़ करना, उनको रखना, ऑर्गेनाइज़ करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो मेरा तो यही फ़ॉर्मूला है। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं कम से कम चीज़ें रखूं और अपने घर में ज़रूरत की चीज़ें रखूं। ऑल्दो वक्त के साथ साथ कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी इंसान ले लेता है, लेकिन फिर मेरी ये कोशिश होती है कि चलें उससे अब छुटकारा हासिल कर लिया जाए, या तो किसी को दे दिया जाए ज़रूरतमंद को, या फिर हम उसको डिस्कार्ड कर दें। सो यहाँ पर किचन की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की और साथ ही साथ मैं फूड प्रिपरेशन पे भी मेरी फोकस था। तो मैंने फिर उसके लिए सबसे अच्छी बात यह कि आपके घर के करीब कोई भी सस्ती मार्केट है, कोई मंडी है, कोई इतवार बाज़ार है, तो कोशिश करें एक दिन टाइम निकाल के रमज़ान से पहले स्पेशली तौर पर वहाँ जाएँ और शॉपिंग करके लेके आएँ। ज़्यादा सारा फ्रूट, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ले आएँ और उसको स्टोर करके रख दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि रमज़ान में आपको जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि फ़ूड प्रिपेयर करके रखा होगा तो कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और तीसरी बात ये है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है हम लोगों की, कि हमारे मुल्क में, जहाँ दूसरे मुल्कों में इवन अंग्रेज़ भी रमज़ान के मौक़ों पे ना चीज़ों पे ऑफ़र लगा देते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जबकि ये सस्ती होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़े रख सकें और अच्छे से इफ़्तार कर सकें। लेकिन ख़ैर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हफ़्ता पहले ही रमज़ान से मैं कुछ वेजिटेबल्स ले आऊँ और उनको घर में स्टोर कर लूँ, ताकि मेरी बचत हो जाए। जितना इंसान कर सकता है उसको कर लेना चाहिए, और जहाँ-जहाँ से बचत हो सकती है उसको कर लेनी चाहिए। इसी तरह मैं इस मार्केट आई, मुझे यहाँ पे चिकन का रेट थोड़ा कम लगा, दैट्स व्हाई मैंने फिर यहाँ से चिकन तो ले लिया, और सब्ज़ियाँ बस नॉर्मल ही थीं, जो रेट बहरिया टाउन में था वही यहाँ पे था, तो उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि चलें चिकन अच्छा मुझे मिल रहा है, और 1-2 चीज़ें मुझे ऑरेंजेस बड़े यहाँ से अच्छे मिल गए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जहाँ से फ़ायदा, जितना सा भी फ़ायदा हो रहा है वो उठाना चाहिए। मंडी यहाँ पे है और यहाँ पर इतवार बाज़ार भी बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो हमारे घर से इतना दूर है कि मेरा आने-जाने में फ्यूल बहुत ज़्यादा लग जाना था, वरना मैंने सोचा था कि मैं इतवार बाज़ार जाऊँ और वहाँ से सब्ज़ियाँ लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा कि पूरा मेरा दिन लग जाएगा, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँगी इतने टाइम के लिए, और अगर इनको साथ लेके जाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा थक जाएँगे, और ये कि मेरा फ्यूल बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने फिर करीब वाली मार्केट को प्रेफ़रेंस दी। सो ये सारी वेजिटेबल्स मैं ले आई थी, जो-जो मुझे ज़रूरत की लगी, जो-जो हमारे घर की प्रेफ़रेंस है खाने-पीने की, मैं उस हिसाब से सारी चीज़ें ले आई थी। फ्रूट जो है वो तो आप स्टोर कर नहीं सकते, तो फ्रूट मैंने उतना ही लिया जितनी ज़रूरत थी।
उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने किचन को अपने फ्रिज को क्लीन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फूड प्रिपरेशन करके रख लें, फ्रिज को आप क्लीन नहीं अगर करेंगे तो फिर ये तो मसला आपके लिए हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सारी क्लीन करके मैंने रखा हुआ था, इनको 1 हफ़्ता पहले ही मैंने फ्रिज को साफ़ करवा लिया था। इसमें वही ज़रूरत का थोड़ा-सा चिकन पड़ा है, थोड़ी-सी वही चीज़ें पड़ी हैं, बच्चों के रैप-शैप और बच्चों की फ्राइज़ पड़ी हुई हैं कि जो इन्होंने अभी कंज़्यूम कर लेनी है। तो ओवरऑल ऊपर-नीचे से मैंने किचन को सॉरी फ्रिज को क्लीन करवा लिया था। अब मैं जब इसमें चीज़ें बना के रखूँगी ना, तो मुझे बहुत तसल्ली होगी कि फ्रिज साफ़ है। पूरा रमज़ान का महीना गुज़र जाएगा और उसके बाद फिर हम ईद के करीब या ईद के बाद ही हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। तो रमज़ान का पूरा महीना बहुत आसानी से गुज़र जाएगा। मुझे ये फ़िक्र नहीं होगी कि मैंने फ्रिज को क्लीन करना है। अब मैं यहाँ पर बना के रखूँगी चीज़ें, जितनी भी फूड प्रिपरेशन मैंने करनी है रमज़ान के लिए, ताकि अब साफ़-सुथरा फ्रिज होगा ना, तो ज़्यादा जगह है मेरे पास और फिर मैं ना भी उसको साफ़ करूँ तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर मैंने जितनी भी मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको फ्रीज़ कर लिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। दूसरा ये कि ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं, दैट्स व्हाई फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं की। मैंने बस ज़रूरत की थोड़ी-थोड़ी कि 2-2 दफ़ा में चीज़ें यूज़ हो जाएँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, पालक पकौड़ों के लिए रख ली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी पालक नहीं मिलती, पूरा बंच मिलता है। मटर सस्ते लगे तो वो रख लिए, टमेटोज़ की पेस्ट बना ली, लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली। इससे क्या होता है, जब भी आपने खाना बनाना है ना, सिर्फ़ आपने प्याज़ काटना है और कोई मेहनत नहीं करनी होती। आप एक-एक क्यूब सब चीज़ों की डालें और आपका खाना बन जाता है। बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, वही ज़रूरत की चीज़ें बेसिक सी। मेथी मैंने रख ली, मेथी अक्सर सब्जियों में डल जाती है, अच्छी लगती है। तो इस तरह करके मैंने फिर अपने फ्रीज़र में ये चीज़ें रख ली थी। थोड़ा-सा चिकन भी एक्स्ट्रा के तौर पर रख लेती हूँ। जिस दिन कुछ समझ ना आए तो उस दिन मैं फिर चिकन की कोई ना कोई आइटम बना लेती हूँ। तो इस तरह करके मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी थी। चटनियाँ मैंने बना के रखी, उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इमली, आलू बुखारे और खुबानी की चटनी। इसके अलावा मैंने दही भल्लों के लिए भल्ले बना के रखे हैं और मैंने पकौड़ियाँ थोड़ी-थोड़ी बना के रखी हैं, लेकिन रखी हैं ताकि थोड़ी-सी मुझे आसानी हो जाए। उसके बाद फूड प्रिपरेशन की बात करें तो जो फ्रोज़न फूड होता है, या फिर आप कह सकते हैं मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़, तो वो भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी, इन तमाम वीडियोस की मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी लिंक, ताकि आप देख सकें डिटेल से एक-एक रेसिपी, एक-एक चीज़, और मैंने क्लीनिंग कैसे की है वो भी डिटेल में सारी वीडियोस हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स ऐड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जी कुछ चिकन की 2 मैरिनेशन बना के रखी, सिर्फ़ 2 मैरिनेशन बना के रखी डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ्लेवर की। अब अगर रमज़ान में कोई अचानक आ भी जाता है ना, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर किसी ने नहीं भी आना, तो खुद के खाने के लिए भी बहुत से ऑप्शंस हमारे पास हैं, और हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान में नई-नई डिशेज़ भी बनाते रहेंगे और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर भी करती रहूँगी। एक मैंने मलाई बोटी बना के रखी स्टिक्स में, बोनलेस में, और एक मैंने चिकन थाई पीसेस बना के रखे। उसके बाद मैंने समोसे 2 तरह के बना के रखे, रोल्स जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं वो बना के रखे। इसके अलावा मैंने 2 तरह के पोटैटोज़ के स्नैक्स बना के रखे, जो कि थोड़े बड़े मज़े के बनेंगे। एक में चीज़ की फिलिंग की, एक को एज़ इट इज़ रखा, दोनों की शेप्स को डिफरेंट रखा। मटेरियल सेम था, लेकिन बच्चों को अच्छा फ़ील करवाने के लिए उनकी शेप्स ज़रा डिफरेंट कर दी, तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। सो ओवरऑल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रमज़ान के लिए तो तैयारी करके रख ली है। घर भी हेड टू टो नीट एंड क्लीन हो गया है, और रमज़ान के एटलीस्ट मेरा तकरीबन 10 दिन तो बहुत आसानी से इस फूड से गुजर जाएंगे, और उसके बाद फिर हम 10 दिन बाद कुछ और नया कर लेंगे, और इसी तरह हम अपने 30 डेज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करें, अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आपके घर गहमा गहमी रहती है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो कोशिश करें 15 दिन का आप फूड एक साथ बना लें, और फिर नेक्स्ट 15 दिन का आप एक साथ बना लें। जितनी भी दावतें करनी है, प्लान अपनी कोशिश करें कि फर्स्ट 10 डेज़ या 15 डेज़ में रखें। जो ताक रातें होती हैं, कोशिश करें उन दिनों में किसी के घर दावतें ना तो प्लान करें, ना खुद कहीं आए जाएं, और ना ही गेस्ट को इनवाइट करें, क्योंकि वो इबादत के दिन होते हैं, और वो जब आप रात जागते हैं और दिन में आपको रेस्ट करना होता है, रोज़ा भी होता है। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि जितनी जितनी दावतें होती हैं ना, वो तकरीबन फर्स्ट हाफ़
ऑफ द मंथ में आप कर लिया करें, ताकि आपकी फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेरी सारी फूड प्रिपरेशन थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई कि इन चीज़ों को स्टोर कैसे करना है, कैसे देर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। बहुत सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ओवरऑल रमज़ान की क्लीनिंग में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था फर्स्ट फ्लोर, जिसमें मैंने लिखा हुआ था सीलिंग क्लीन करनी है, वॉल्स क्लीन करनी है, विंडोज़ क्लीन करनी है, फर्नीचर, कारपेट और बेडिंग्स, हर चीज़ मैंने लिखी थी। और इसके साथ ही साथ मैंने फिर ग्राउंड पोर्शन की लिखी और इसी सीक्वेंस को मैंने फॉलो किया और इसी तरह मैंने क्लीनिंग की। किचन की सफाई कोशिश किया करें कि एंड पे रखें, क्योंकि ताकि आपको किचन का काम तो चलता ही रहता है और ग्रीस जमा होती ही रहती है। रमज़ान से 2-3 दिन पहले अगर आप ये काम कर लेंगे या एटलीस्ट हफ्ता पहले काम कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। और मैंने फूड प्रिपरेशन के बाद जो है किचन की क्लीनिंग की थी, ताकि जितना भी मेरा ये काम है ना मैक्सिमम कुकिंग वाला वो हो जाए, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। फिर रमज़ान के महीने में तो क्लीनिंग होनी ही होनी है और सफाइयाँ साथ-साथ भी चलती रहती हैं। इसके अलावा जो है वो पकाई का काम जो है वो चलता रहना है। उसके बाद फिर हमने फूड प्रिपरेशन की। फूड प्रिपरेशन के लिए कोशिश करें सबसे पहले ग्रोसरी बनाया करें, जो-जो चीज़ें आपने बनानी हो, कि आपने क्या-क्या बना के रखना है, उन सब चीज़ों की लिस्ट लाज़मी बनाया करें पहले। उसके बाद ग्रोसरी लिखा करें, उससे रेलेवेंट, ठीक है? और उसके साथ ही ग्रोसरी किया करें, ताकि आपके वो चीज़ें सारी आ जाएँ जो कि आपने लिस्ट में बनाई हुई हैं और फिर आपको बार-बार बाज़ारों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो इस तरह करके आप वाइज़ली सारी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने घर को लेके चल सकते हैं। देखें, काम हर कोई करता है, लेकिन काम को तरीके सलीके के साथ और सीक्वेंस के साथ जब आप करेंगे ना, आपको मज़ा ही और आएगा और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी प्लान होगी। हम हाउसवाइफ़ हैं, ये भी एक टास्क है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक फुल टाइम जॉब है। तो इसको बगैर किसी सीक्वेंस से अगर आप करेंगे ना, तो उसका यकीन करें आपको मज़ा नहीं आता। और जब आप एक प्लानिंग के साथ सारे काम करते हैं ना, तो यकीन करें आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जॉब जो है वो मैंने बहुत अच्छे से अंजाम दी है और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होता है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए हैं और अब मैं खुद भी हैरान हो रही थी और हँस भी रही थी कि अब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, अब मैं क्या काम करूँ? मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि मुझे बताएँ मैं क्या काम करूँ? सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।